आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक्सक्लूसिवली टाइप 1 डायबिटीज पर, क्योंकि अब तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो मोर ओवर टाइप 2 डायबिटीज को लेकर के हैं। ऐसे में कई डायबिटीज के टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स कहते हैं कि हमें टाइप 1 डायबिटीज के बारे में भी जानना है। साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं मरीजों के साथ में जिन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि टाइप 1 डायबिटीज पर भी चर्चा होना जरूरी है। जो हमारे देश में डायबिटीज की ओवरऑल पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़, उसका लगभग 10% जो है वो है टाइप 1 डायबिटीज या उससे मिलती जुलती कई दूसरे प्रकार की डायबिटीज। अब ये टाइप 1 डायबिटीज जो है ये बेसिकली ऑटो इम्यून डायबिटीज है। जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड लोगों में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पर कई बार इसके अंदर हिस्ट्री दिखाई नहीं देती, उसके बाद में भी ऑल ऑफ ए सडन पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक हो सकता है। परंतु ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है और ये खाली जेनेटिक्स यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ ऑटो इम्यून इश्यूज इसके साथ में लिंक्ड है। तो इसको प्योर जेनेटिक डायबिटिक ना समझें। प्योर जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड डायबिटीज होती है मोडी टाइप डायबिटीज, MODY। और ये डायबिटीज जो है ऑटो इम्यून डायबिटीज है, अक्सर बच्चों के अंदर होती है, परंतु जरूरी नहीं है कि ये हर समय बच्चों में ही हो। ये मोर ओवर 30 साल की उम्र के नीचे होगी, 20 साल की उम्र के नीचे होगी अगर अपन और अच्छे से देखें। और इसमें बच्चे का पैटर्न एकदम दुबला पतला बच्चा माल नरिश्ड जैसा दिखाई देगा। ऐसी स्थितियां होंगी, बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ना के बराबर होगी, शुगर के लेवल बहुत हाई होंगे। अब अगर यही बीमारी कुछ एडल्ट्स में होती है तो उसे हम बोलते हैं लाडा, LADA, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट। तो ऐसे में लाडा डायबिटीज भी टाइप 1 डायबिटीज से सिमिलरिटी रखती है, परंतु एक आध % होती है, उसे भी हम इस 10% का हिस्सा मान के चलते हैं, क्योंकि 90% जो है वो है टाइप 2 डायबिटीज। और उसमें ओबेसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब ओबेसिटी के कारण नहीं हो रही है, परंतु ओबेसिटी एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है उसके अंदर, तो उसकी चर्चा तो अक्सर हम करते रहते हैं। अब यहां हम चर्चा करेंगे टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आता है और इंसुलिन ढेर सारा बन रहा होता है। यहां जबकि उल्टा होता है, यहां जो बीटा सेल है पेनक्रियाज के, उनके अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है और ये सेल पूरी तरह से डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द few antibodies which body is making to protect our body from enemy। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसमें बॉडी की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की क्षमताएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। तो अक्सर इस प्रकार के मरीजों में शुगर लेवल बढ़े हुए पाए जाते हैं। आखिर क्यों? मतलब इवन इंसुलिन लगाने के बाद भी इन मरीजों में कई बार मैं देखता हूं शुगर लेवल बढ़े हुए हैं। क्यों है? क्योंकि जो पेरेंट्स अपना भोजन खुद करते हैं वही भोजन बच्चे को करा रहे हैं, ये जाने बगैर कि उसकी रिक्वायरमेंट सब चेंज हो चुकी है। दरअसल जो आज फूड हम ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बड़ी मात्रा में पैदा हो रहे हैं। अब वही भोजन अगर टाइप 1 डायबिटीज का मरीज खाएगा तो उसे भी ब्लड शुगर में स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। तो हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में हमें लोगों ने डरा दिया है कि अगर आप फैट और प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो आपके हार्ट अटैक और किडनी खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो हमने उसे रिप्लेस कर दिया है कार्बोहाइड्रेट से। दरअसल हमारे फूड में 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्ब, तीसरा है फैट। फैट के लिए डराया कि हार्ट अटैक आएगा, तो उसकी बड़ी मात्रा को हमने रिप्लेस कर दिया कार्बोहाइड्रेट से। और वहीं प्रोटीन के लिए हमें डराया कि आपके किडनी पर लोड आएगा, तो इसकी भी मात्रा को हमने कम कर दिया फैट के जैसा, और हमने इसे भी रिप्लेस कर दिया वापस से कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे मील्स में बढ़ गया, जो लोगों को टाइप 2 डायबिटिक बना रहा है फ्यूचर में, जहां पर इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर इंसुलिन बड़ी मात्रा में शरीर में होता है। पर वही फूड पेरेंट्स आदतानुसार अपने उस बच्चे को खिलाते हैं जिसको अभी डायबिटीज टाइप 1 हुआ है, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के बाद भी वो इंसुलिन नाकाफी रहता है और बड़ी मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेने से ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है, या फिर इंसुलिन के डोजेज बहुत हाई हो जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में फिर उन बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ट होने लगता है, वो बच्चे मोटे होने लगते हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज पर भी वीडियो बनाना चाहिए और टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए अलग से डायबिटीज के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, जिससे इन मरीजों को फायदा हो सके। अब दरअसल होता क्या है टाइप 1 डायबिटीज में, वो हम डिटेल में और जानते हैं। ब्लड के अंदर क्या होता है और ब्लड में जो भी कुछ होता है उसके पहले हमारे शरीर में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर से एनिमी हमारे शरीर पर अटैक किया, ये कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकता है, या फिर कोई भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव हो सकता है जिसके बारे में हमारी बॉडी को पहले से आइडिया नहीं है, या कोई प्रोटीन हो सकता है फूड का, नॉर्मल प्रोटीन। तो ऐसे में अगर हमारी बॉडी को ये लगता है कि ये हमारी बॉडी पर अटैक कर सकता है बाहर से आने वाला प्रोटीन, तो उसको वो एज ए एंटीजन देखती है और उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडीज एंटीजन को या प्रोटीन स्ट्रक्चर को, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, बैक्टीरिया वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। परंतु अगर इस बैक्टीरिया वायरस का स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल से मैच करता होता है तो वो उधर भी अटैक कर देता है। ऐसी स्थिति में जब पेट के अंदर पैनक्रियाज के बीटा सेल पर ये एंटीबॉडीज जो हमारे ही शरीर के हैं बाय मिस्टेक अटैक करेंगे तो बीटा सेल धीरे धीरे मरते चले जाते हैं और ऐसे में इंसुलिन हमारे बॉडी में बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज होती है अक्सर बच्चों के अंदर। तो होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं, नॉर्मल भोजन किया हम लोगों ने, अब यहां आकर के जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे वो मोर ओवर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गए, जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का जो हम खाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है यहाँ इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के चला गया ब्लड फ्लो में, ये आ गया ब्लड फ्लो के अंदर यहां से। अब ब्लड फ्लो में आने के बाद में ये ब्लड में घूमता है और घूमते हुए पहुंचता है पैनक्रियाज में। ये पैनक्रियाज कहां पर है, ये स्टमक के बाजू में यहां पर लगा हुआ है, लिवर के ही साथ में नीचे की तरफ पीछे पैनक्रियाज। तो बाजू में लिवर है, उसी के ही साथ में लगा हुआ है पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर दोनों ही उसके पास में है। तो जब ये पैनक्रियाज में पहुंचता है तो इस ग्लूकोज के इन्फ्लुएंस से पैनक्रियाज के बीटा सेल जाग जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब आप आ गए, चलो अब हम दोनों घूमने निकलते हैं, पूरी बॉडी में चक्कर लगाएंगे। तो ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जा सकता अकेला, बिना अपने मित्र इंसुलिन के। तो जब ये इंसुलिन यहां से निकलता है तो इंसुलिन और ये ग्लूकोज जो ब्लड में घूम रहा था ये दोनों साथ में जाते हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल के डोर्स को ओपन करवाता है इंसुलिन और अंदर घुसता है ग्लूकोज। तो होता क्या है, ये इंसुलिन यहाँ रिसेप्टर पर सेल के बाइंड करेगा और जैसे ही ये ट्रैप डोर खुलेगा ग्लूकोज अंदर घुस जाएगा। अब अंदर आके इसका काम क्या है, इसका काम है आपको एनर्जी देना। जैसे आपकी कार के अंदर पेट्रोल का काम क्या है, एनर्जी देना। पेट्रोल जो है आपके गाड़ी का कोई हिस्सा नहीं बना रही है, उसका गियर, स्टीयरिंग, सीट पेट्रोल से नहीं बन रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता होगा, फोम वगैरह, दैट इज अ डिफरेंट इशू। पर जो पेट्रोल आपके गाड़ी में भरा जा रहा है वो किस लिए भरा जा रहा है, एनर्जी दे। तो जो ग्लूकोज आपके फूड का है वो क्या करेगा, वो एनर्जी देगा। तो एनर्जी के लिए सेल में घुसेगा। अब नॉर्मल कंडीशन में तो ये सेल में घुस गया, सेल में घुसने के बाद में यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जैसे सेल को आपका घर मान लें तो उसमें एक किचन है। तो ये ग्लूकोज जो है किचन में जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां पर सांस से ली हुई ऑक्सीजन वो भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में जाती है। तो यहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के एक्ट करते हैं और बनता है H2O पानी, साथ में बनता है CO2 और निकलता है एनर्जी। अब ये एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं, पानी जो है वो यूरिन में निकल गया और जो CO2 था वो आपके सांस से बाहर आ गया। तो ये है ना फैंटास्टिक मैकेनिज्म, और यही आपके कैंप फायर में होता है। आप लकड़ी जलाते हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आया, CO2 बन गया, पानी बना, ढेर सारा एनर्जी बना। तो वही चीज यहां हो रही है ट्रिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ट्रिलियंस ऑफ सेल के अंदर। अब यहां होता क्या है, अगर यहाँ के बीटा सेल खत्म हो गए तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, इंसुलिन बनेगा नहीं तो ये ग्लूकोज बाहर ब्लड में पड़ा रहेगा, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी।
एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, ये तो हो गया टाइप 1 डायबिटीज में, इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अब नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर ये ग्लूकोज है तो क्या हुआ, सेल के अंदर गया, बर्न हो गया। सपोज करो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है, खाना आप ज्यादा खा रहे हो, ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है, तो जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं देखा है ना, वो मोटे हो जाते हैं। तो जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आता है तो लिवर इसको खींच करके इसका फैट बना देता है, और फैट बनाने से लिवर हो जाता है फैटी लीवर, और उस फैट को खून में डाल देता है जिसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। वो बॉडी में जमता है और आप हो जाते हैं मोटे, कई साल तक मोटे होते रहते हैं। ये पैनक्रियास से इंसुलिन की मात्रा बढ़ती रहती है, और फिर एक दिन जब पैनक्रियास बहुत इंसुलिन बनाने लगता है, उससे ज्यादा नहीं बना पाता, तो वो मोटे लोग टाइप 2 डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें भी शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। पर यहाँ क्या था, यहाँ टाइप 1 में इंसुलिन है ही नहीं, क्योंकि सेल्स खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस वाली तो कोई बात ही नहीं है इंसुलिन के, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं, बच्चों के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में जब ग्लूकोज सेल में, ब्लड में बढ़ेगा, तो लिवर उसको खींच नहीं सकता, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, शुगर की मात्रा बढ़ रही है। तो शुगर एक्सेस मात्रा में बॉडी के लिए है टॉक्सिक। जैसे आपकी कार के अंदर अगर मैं टैंक में पेट्रोल भरूं, सीट पर भी पेट्रोल के टैंक रख दूं, जरा सी चिंगारी दिखाओगे एक्सप्लोड हो जाएगा कार। उसी तरह से अगर आपके शरीर में एक्सेस ग्लूकोज है तो ये शरीर के लिए टॉक्सिक है। तो पहले शरीर क्या करता है, जब आपके नॉर्मल इंसान के अंदर अगर मान लीजिए ये ग्लूकोज बढ़ेगा, तो आपका पेनक्रियास जब ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बना रहा है तो उसको ग्लूकोज को लिवर खींच के फैट बनाएगा। तो 5 या 10 साल के बाद में आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी। पर अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है और ऐसे में ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ गई, तो सेकंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चालू होगी, और उसमें ये यूरिन के अंदर जाने लगेगा, क्योंकि बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी ग्लूकोज से। तो जब ये यूरिन में जाने लगेगा, तो जो खाया वो पेशाब में गया, अब बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी? तो बॉडी सर्वाइवल के लिए फिर आपका फैट इस्तेमाल करती है। ऐसे इस प्रकार के बच्चे जो टाइप 1 डायबिटिक है, वो दुबले पतले होते चले जाते हैं। तो क्या क्या उनमें साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, पेरेंट्स को किस कारण से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अब हम वो देखेंगे। देखिए, जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन की एब्सेंस में बढ़ने लगती है, तो खून गाढ़ा होने लगता है। ऐसी स्थिति में आजू बाजू का जो सेल्स का पानी है वो भी ब्लड में आ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। जीभ से भी यही प्रोसेस जीभ में, टंग में भी होती है, मुंह में भी होती है। तो मुंह सूख जाता है बच्चे का, तो बार बार क्या होगा, प्यास लगेगा। फिर जब खून बढ़ जाएगा तो वो वॉल्यूम यूरिन के अंदर निकलेगा, बार बार सुसु के रूप में। सेल के अंदर ये ग्लूकोज नहीं जा रहा तो बच्चा अक्सर भूखा रहेगा, ठीक है, बार बार खाएगा, और उसके बावजूद उसका वजन नहीं बढ़ेगा, वजन उल्टा घटेगा, क्योंकि जब ये ग्लूकोज सेल में जा ही नहीं रहा तो बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसका इस्तेमाल कर डालेगी और बच्चा दुबला पतला होने लगेगा। तो देखें क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, मतलब क्या क्या सिम्टम आएंगे बच्चे में, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चे को वीक फील होगा और बहुत भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं रहा, तो बच्चा भूखा रहेगा खाने के बावजूद, और कमजोरी महसूस होगी क्योंकि एनर्जी मिल ही नहीं रही, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तक ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब खून गाढ़ा हो गया है यूरिन बड़ी मात्रा में पास आउट होगा, क्योंकि बॉडी को उस बढ़े हुए ग्लूकोज से सेव करना है, टॉक्सिक हो रही है बॉडी। तो साथ में ब्लर विजन होगा। अगर खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो जो आंखों का लेंस है उसमें सॉर्बिटॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और उसको हेजी कर देगा, तो ब्लड विजन आएगा। ये टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में भी नियरली यही साइन सिम्टम आते हैं। फिर उसके बाद में थर्स्ट एक्सेसिव रहेगा, बार बार प्यास लगेगी, मुंह सूख जाएगा, क्योंकि टंग का भी जो पानी है वो खींच के ब्लड फ्लो में चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद में, और पानी बड़ी मात्रा में बाहर निकल गया तो डिहाइड्रेट हो जाएगा बच्चा। फिर यहाँ पर मूड फ्लक्चुएट होते हैं, इसी कारण से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर रात में वो बेड को गीला कर सकता है, क्योंकि बार बार उसको यूरिन हो रहा है, बच्चे का नींद में ही सुसु निकल जाएगा। अब चूंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो वेजाइनल या फिर प्राइवेट पार्ट्स में इंफेक्शन हो सकता है। फिर बच्चे का वेट लॉस होगा, क्योंकि जो खाया वो तो पेशाब में गया, अब बॉडी जिंदा कैसे रहे, तो फैट का इस्तेमाल करके बॉडी और दुबली होती चली जाती है, बच्चू और दुबला होता चला जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में ये बच्चा डॉक्टर के पास में पहुंचता है
तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई मेरे को इसके साइन सिम्टम देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इसको डायबिटीज हो सकती है, तो इसकी खून की जांच कराइए। अब जब खून की जांच कराई जाती है तो सिंपल जांच क्या है, ब्लड शुगर, HbA1c। आमतौर पे ये जांच कराई जाती है आपके डॉक्टर के द्वारा। कुछ डॉक्टर जो अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो इसके साथ में कुछ और भी जांचें कराते हैं। ब्लड शुगर के साथ में फास्टिंग इंसुलिन चेक करते हैं कि शरीर में बच्चे के इंसुलिन है भी कि नहीं, क्योंकि बच्चे की उम्र कम है। अगर टाइप 1 डायबिटीज होगा तो इंसुलिन कम मात्रा में बनेगा। और साथ में चेक करते हैं सी पेप्टाइड। अब ये सी पेप्टाइड क्या है? सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन तभी शरीर में होगा जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है। अब कई बार आपके डॉक्टर्स बच्चों के केस में भी सी पेप्टाइड पर ज्यादा फोकस नहीं करते। वो देखते हैं ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, HbA1c बढ़ा हुआ है, बच्चा दुबला पतला है, तो भाई ये तो टाइप 1 डायबिटीज है, घुसाओ इंजेक्शन। अभी एक इंसिडेंस ऐसा ही हुआ, सिंगापुर का बच्चा था है, उसके साथ में यही इंसिडेंस हुआ, उसको डायबिटीज हुआ, डॉक्टर्स ने इंसुलिन लगाना शुरू कर दिया, बच्चे का वजन काफी ज्यादा था, जबकि उसे हुआ टाइप 2 डायबिटीज। उन्होंने उसकी जांच भी की, सी पेप्टाइड 3 के ऊपर आया, फिर भी उन्होंने प्रिफर किया इंसुलिन लगाना बजाय कि उसकी डाइट सही करें। टाइप 2 डायबिटीज के बच्चे को इंसुलिन लगा करके ट्रीट कर रहे थे 10 साल से, जैसे ही उसकी डाइट में करेक्शन लाया फटाफट उसके इंसुलिन बंद होने लगे। तो इस प्रकार की गलतियां कई बार डॉक्टर करते हैं कि वो टाइप 1 डायग्नोज करते हुए आगे बढ़ते हैं और बाद में मालूम पड़ता है इसको तो मोडी टाइप डायबिटीज है, इसको तो टाइप 1 डायबिटीज है ही नहीं। तो ऐसे में सी पेप्टाइड पर फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर सी पेप्टाइड एकदम बॉटम में है, 0.001 और 2, अगर इतना कम है तो डेफिनेटली ये टाइप 1 डायबिटीज है। पर अगर सी पेप्टाइड मान लीजिए 2 है, 3 है, तो आजकल बच्चे भी कई ओबीज हो जाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है 12 साल में। मेरे क्लिनिक में ही बच्चा आया 12 साल का, ये जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ 14-15 साल का, 17 साल का बच्चा, उसको टाइप 2 डायबिटीज था, पर वो टाइप 1 डायबिटीज के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर को ये बात मालूम थी कि इसका सी पेप्टाइड ज्यादा है, तो इज अ टाइप 2 डायबिटिक, पर उसको इंसुलिन लगा रहे थे। पर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10-10, 15-15 साल बाद आते हैं, जब सी पेप्टाइड की जांच की जाती है तो वो 1, 1.25, 1.5 निकलता है और बच्चा चल रहा है इंसुलिन के ऊपर। तो मालूम पड़ता है वो टाइप 1 डायबिटीज तो है ही नहीं, वो तो मोडी टाइप डायबिटीज है। जबकि मोडी टाइप डायबिटीज के कई पेशेंट इंसुलिन से बाहर आ सकते हैं, बिना दवाइयों के रह सकते हैं, या फिर कुछ हल्की फुल्की डायबिटीज की एंटी डायबिटिक मेडिसिन पर उनकी लाइफ आराम से चल सकती है, पर डॉक्टर उनको टाइप 1 डायबिटिक सोच करके इंसुलिन के ऊपर ढेल देते हैं। तो उस स्थिति से बचें। अब ये सी पेप्टाइड और इंसुलिन है क्या, उसे हम समझते हैं। देखिए, इंसुलिन के अंदर 4 चीजें होती हैं, 4 चीजों से मिलकर के इंसुलिन बनाए, 4 हिस्सों से मिलकर बनाए, जिसको एक्चुअल बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन, इसका पूरा नाम है, जो बीटा सेल के अंदर बनता है। इसमें 4 हिस्से होते हैं, लगभग 108 अमाइनो एसिड से, उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर जो 4 हिस्से होते हैं उसमें ये सबसे ऊपर जो है ये एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड। इसके बाद में ये जो हिस्सा है ये है इसकी बी चेन, ये है ए चेन, ए बी, और ये है सी पेप्टाइड। तो ये इंसुलिन के 4 हिस्से होते हैं। अब इस 4 हिस्से में से एक हिस्सा ऊपर का निकल जाता है, तो ये 3 हिस्से बचते हैं जिसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। इसके अंदर ए, बी और सी, ये 3 हिस्से, ए बी चेन और सी पेप्टाइड। अब जब ये ब्लड में आता है तो वहां एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है निकलने के टाइम पर। तो जब ये निकलने के टाइम पर बीटा सेल से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो सी चेन क्लीव्ड, मतलब निकल जाती है, सेपरेट हो जाती है, इसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। और ए और बी चेन मिलकर के बनाते हैं एक्टिव इंसुलिन। अब ये एक्टिव इंसुलिन जैसे ही पेनक्रियास से बाहर निकलेगा फटक से यूटिलाइज होगा, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, सेल के अंदर जाएगा, अटैच होगा, ग्लूकोज को अंदर डालेगा, इसकी मात्रा तेजी से घटती चली जाएगी। तो आप जब जांच करेंगे बच्चा फुल्ली सेंसिटिव है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है इंसुलिन के लिए तो इसकी बहुत कम मात्रा दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में
सी पेप्टाइड की जांच करते हैं। इसका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है, पर ये एक इंडिकेटर है कि शरीर एंडोजीनियस इंसुलिन कितना बना रहा। तो ऐसे में अगर आप इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं होगा, और अगर आपके बॉडी में सी पेप्टाइड दिख रहा है इसका मतलब है आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है। अदरवाइज ये जो इंसुलिन बॉडी का है ये इंजेक्शन के इंसुलिन के साथ में मिक्स हो जाएगा, और जब आप जांच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इंजेक्टेबल इंसुलिन का ही हिस्सा है, जबकि होगा क्या, उसमें इंजेक्टेबल इंसुलिन और बॉडी का इंसुलिन दोनों मिले हुए हैं। तो वो कंफर्म किससे होगा, सी पेप्टाइड से। तो जब सी पेप्टाइड की जांच की जाएगी टाइप 1 डायबिटीज के मरीज में तो वो काफी कम आएगा। अब ये मोडी टाइप डायबिटीज तो नहीं है, टाइप 1 ही है, तो उसके लिए स्पेसिफिक जांचें होती हैं, और वो स्पेसिफिक जांचें क्या है, ये 5 एंटीबॉडी टेस्ट, वही एंटीबॉडी जो एंटीजन के सामने बने। ये एंटीबॉडीज हैं, पहला है गैड एंटीबॉडी, दूसरा है IAA एंटीबॉडी, तीसरा है IA2 एंटीबॉडी, चौथा है इंसुलिन एंटीबॉडी टोटल, और तीसरा है ZNT8 एंटीबॉडी। अगर इनमें से कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, ये टेस्ट इंडिया में लगभग 12,000 का होता है। आउट ऑफ इंडिया इसकी प्राइस अलग अलग है, मिडिल ईस्ट में अलग है। मिडिल ईस्ट में तो मैं क्या बोलूं, सी पेप्टाइड का ही टेस्ट मेरे एक मरीज ने 1.25 लाख रुपए में कराया, जबकि वो 1,500 का इधर होता है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में इन टेस्ट की अलग अलग प्राइस हो सकती है। अब अगर मान लीजिए ये सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं और सी पेप्टाइड आपका कम है पर ना के बराबर नहीं, एकदम खत्म नहीं हुआ है, तो बेटर है कि आप मोडी टाइप डायबिटीज की भी जांच कराएं, और यहाँ सबसे बड़ा धोखा होता है। अब मोडी टाइप टेस्ट भी महंगा है, हमारे इंडिया में 16,000 का है, फॉरेन कंट्रीज में तो पता नहीं कितना लाखों में भी हो सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक टेस्ट है। तो यहाँ पर भी थोड़ा मुश्किल से होता है, पर होता है हमारे कंट्री में। तो अभी एक पेशेंट नियर कंट्रीज, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां से थी, वहां तो उन्होंने बोला साहब किसी ने नाम ही नहीं सुना इस टेस्ट का। तो एनीवे, पर टाइप 1 डायबिटीज के लिए जरूरी हो जाता है कि वो सी पेप्टाइड की जांच करें और साथ में इन टेस्ट के माध्यम से कंफर्म करें कि उनके बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं। अब हम ये समझ करके चलते हैं कि बच्चों के अंदर सी पेप्टाइड कम है, इनमें से कोई एंटीबॉडी पॉजिटिव है, मतलब बच्चा कंफर्म हो गया टाइप 1 डायबिटीज के लिए। ऐसे में बॉडी में इंसुलिन बनेगा नहीं। ऐसी स्थिति में होगा क्या, ब्लड शुगर बढ़ता चला जा रहा है, साथ में बॉडी इस्तेमाल कर रही है फैट का, तो बॉडी में कीटोन बॉडीज भी अवेलेबल है। और अगर मान लीजिए इंसुलिन नहीं है तो एक तरफ शुगर बढ़ेगी, दूसरी तरफ कीटोन बॉडीज बढ़ेंगे, और ऐसी स्थिति में ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होकर के बच्चा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जा सकता है। तो बच्चे को इंसुलिन लगना जरूरी है। अब ये स्थिति ऐसी तो नहीं थी आज के जैसी कि भाई डायबिटीज हुआ, टाइप 1 कंफर्म हुआ, घुसा दो इंसुलिन। 1921 से पहले स्थितियां अलग थी, तब इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी। तो हमको धन्यवाद देना चाहिए उन साइंटिस्ट को जिन्होंने इंसुलिन की खोज की। तो इंसुलिन की खोज हुई 1921 में। उससे पहले क्या होता था ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों उसके पहले एक्सपायर हो जाते थे, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। और उस समय डाइट का कंसेप्ट डायबिटीज में प्रिवेलेंट था। डायबिटीज का मैनेजमेंट डाइट से होता था, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो। टाइप 2 डायबिटीज का मरीज मोटू, कम उम्र का नहीं, ज्यादा उम्र का होता था। टाइप 1 डायबिटीज का मरीज दुबला पतला और बच्चू होता था। तो बच्चों बेचारे एक्सपायर हो जाते थे सभी टाइप 1 डायबिटीज के मरीज, और टाइप 2 डायबिटीज के मरीज जो थे वो कुछ साल जीते थे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में, और उनको डाइट से ही सारा कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि दवाई थी ही नहीं। हमारे आयुर्वेदा टेक्स्ट के अंदर कुछ एक दवाइयां दी गई, कुछ प्रोटोकॉल्स भी दिए गए, पर वो नाकाफी थे। तो ऐसे पेशेंट्स, चाहे वो किसी भी प्रकार के डायबिटीज के हों, तकलीफ में ही जीवन निकालते थे। पर टाइप 2 डायबिटीज भोजन के एबेंडेंस के ना होने के कारण कम होती थी, और जो टाइप 1 होती थी उसके अंदर बच्चों एक्सपायर हो जाते थे। तो 1921 में कनाडा के एक हॉस्पिटल में जो टोरंटो के अंदर है, वहां 4 साइंटिस्ट ने 1921 के अंदर इंसुलिन की खोज की, जिसमें डॉक्टर बेंटिंग, मैक्लॉइड,
बेस्ट और कॉलिन, इन चारों ने मिलकर के इंसुलिन का डिस्कवरी किया और फिर इस इंसुलिन को हॉर्सेस या दूसरे एनिमल से बनाया गया, पर उसके कारण भी कई एलर्जिक रिएक्शन बच्चों में आता था। उसके बावजूद चाहे टाइप 1 डायबिटीज का मरीज हो या टाइप 2 डायबिटीज का मरीज हो, उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती थी और टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की तेजी से हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ और कुछ साल तक उन बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। इसके साथ में बच्चे फिर 30 साल, 32 साल, 35 साल तक जीने लगे, पर साथ में कई कॉम्प्लिकेशंस रहते थे। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज भी इंसुलिन से ही ट्रीट होने लगे क्योंकि ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन थी नहीं। ये सिलसिला 1960 तक चला जब तक ओरल एंटी डायबिटिक नहीं आ गए। फिर जब ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन आई तो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन चलने लगा और ये जो टाइप 1 डायबिटीज के थे इनको कहा जाता था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो इनका इलाज इंसुलिन से ही होता था और अब जो ह्यूमन इंसुलिन है उसी के जैसा आर्टिफिशियली इंसुलिन भी बनाया जा सकता है। तो इनके धीरे धीरे साइड इफेक्ट कम होते चले गए और अब अगर किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होता है तो वो नियर नॉर्मल 70 और 80 साल तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ जी सकता है। परंतु अब डाइट का इशू आ गया। 1921 में जैसे ही इंसुलिन की खोज हुई, डाइट के कंसेप्ट को हमने भुला दिया, हम इंसुलिन पर आ गए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो। 1960 में टाइप 1 डायबिटीज को हमने प्योरली इंसुलिन पर डील किया, टाइप 2 डायबिटीज को फिर हम ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन और बाद में इंसुलिन पर ट्रीट करने लगे। तो डाइट का कंसेप्ट हमने भुला दिया और उसके कारण भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगे। अब चूंकि इंसुलिन इतना एवेंडेंस में बाहर भी अवेलेबल है इंजेक्टेबल्स के रूप में, तो हमने उसमें भी तबाही मचा करके रखी है। भर के खाना खाते हैं, भर के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, भर के इंसुलिन लगाते हैं, तो इवन इंसुलिन के इंजेक्शन से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगा। इन सब चीजों की चर्चा, या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से अगर हम डर रहे हैं परंतु खाना हम खा रहे हैं कार्ब रिच, क्योंकि हमारी आदत वैसी हो गई है, तो ब्लड शुगर के अंदर स्पाइक देखने को आते हैं, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये देखा गया है कि आज भी मरीजों के साथ में कई सारे इश्यूज बने रहते हैं जिनका डिस्कशन जरूरी है। परंतु आज इस इंसुलिन के कारण खास तौर से जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें दो टाइप का इंसुलिन यूज होता है। एक होता है जो आपकी बेसल ब्लड शुगर को ठीक रखता है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अक्सर लेंटस के रूप में आप दिन में एक बार शाम के समय पर इंसुलिन को लगाते हैं, पेट पर या फिर आर्म पर, थाई पर, अलग अलग जगह पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसका लिया जाता है। इसके साथ में जब भी आप भोजन करते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन लेंटस जो है पूरे 24 घंटे के लिए काम करता है और आपके ब्लड शुगर को एक लेवल तक रखता है, परंतु जब भी आप फूड लेंगे तो सडन स्पाइक आएगा, तो आपको एक दूसरा इंसुलिन भी लगता है जो इमीडिएट एक्ट करता है, तो उसे दिन में 3 बार लेना होता है जब भी आप भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से 2 तरह के इंसुलिन आपको दिए जाते हैं, पूरे 4 इंजेक्शन, एक पूरे दिन के लिए और 3 जब आप मील लेते हैं उस समय आपको लगाना होता है। तो इस प्रकार के इंसुलिन का कॉम्बिनेशन आपको डॉक्टर्स देते हैं और इंसुलिन के ऊपर चर्चा हम किसी दिन अलग एक वीडियो के अंदर करेंगे। तो अब बच्चों की फैसिलिटी के लिए इस प्रकार के या किसी भी टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट के फैसिलिटी के लिए इस प्रकार के इंसुलिन पंप मार्केट में अवेलेबल है। तो एक तरफ तो CGM कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर लगा रहता है आर्म पर या पेट पर। अगर शुगर लेवल घट रहा है तो बीप बजेगा कि आपका ब्लड शुगर नीचे जा रहा है, तो भाई कुछ खा लीजिए, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। वहीं अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही होती है तो यही CGM इंडिकेशन देता है आपके इंसुलिन पंप को। तो ये इंसुलिन पंप ब्लड शुगर के बढ़ते ही सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसुलिन इंजेक्ट कर देता है आपके बॉडी में। तो ये सारा सिस्टम ऑटो मोड पर चलने लगता है। तो बच्चों के अंदर ये काफी फैसिलिटी होती है। अब ये फैसिलिटी इंडिया में भी अवेलेबल है, आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कॉस्ट काफी अधिक है, हमारे यहाँ जो लोगों की इनकम है उसको देखते हुए ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर यूरोपियन कंट्रीज, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कई पेशेंट्स इस प्रकार के पंप और CGM को कंटिन्यूअस यूज करते हैं
उनको इंश्योरेंस की तरफ से भी ये मिलते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ काफी इजी हो जाती है। तो अगर शुगर लेवल डाउन जाएंगे तो बीप बजेगा, तो उन्हें कुछ खाना है, और अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो इस इंसुलिन जो पंप है उसको इंडिकेशन मिलेगा, तो ये अपनी तरफ से इंसुलिन इंजेक्ट कर देता है। अब ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि इन सब फैसिलिटीज के बावजूद कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इनके बारे में टाइप 1 डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो ये इस प्रकार के इश्यूज कौन कौन से आते हैं ये भी हम जानेंगे। अब उसके जानने के पहले हमको अब फूड में चेंजेस क्या करना चाहिए, खासतौर से टाइप 1 डायबिटीज के केस में। टाइप 1 डायबिटीज के केस के मरीजों को एक लिमिटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी मात्रा नहीं लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की एक सब्सटेंशियल मात्रा लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा ना लें, ठीक है। और इसका एक अमाउंट है करीब 100 से 150 ग्राम तक। फिर फैट और प्रोटीन की भी सफिशिएंट मात्रा लें, फैट और प्रोटीन लेने से डरे नहीं। तो इसका अगर आप कॉम्बिनेशन बैठा करके चलते हैं तो मिनिमल अमाउंट ऑफ इंसुलिन के साथ में आप अपनी लाइफ बड़े मजे से फर्स्ट क्लास निकाल सकते हैं। परंतु होता क्या है, चूंकि हमारे को डाइट के बारे में और बाकी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो या तो मरीज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जाकर के फंसता है। वो सोचता है कि मैं इंसुलिन नहीं लगाता, चलो चलने दो जैसा चल रहा है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, वहीं पर बॉडी ने कीटोन बॉडीज यूज किए, ब्लड एसिडिक हो गया, मरीज डायबिटिक कोमा में चला गया। तो एक इस स्थिति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के बाद में शुगर क्यों बढ़ी रहती है, और डायबिटीज के टाइप 1 डायबिटीज के मरीज की स्टैंडर्ड डाइट क्या होना चाहिए। हालांकि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि क्या क्या प्रपोर्शन में उनको फूड लेना चाहिए, पर इसकी इन लेंथ चर्चा करेंगे। फिर ब्लड शुगर लेवल टाइप 1 डायबिटीज में क्यों बढ़े हुए हैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के बावजूद भी। अब टाइप 1 डायबिटीज का मरीज कई बार टाइप 2 डायबिटीज जैसा बिहेव करने लगता है। ये मैंने नई चीज देखी है। और एक तो लड़की है, एक इन्फ्लुएंसर है, वो वीडियोस बना रही है, उसका वजन ज्यादा है, ओबीज है, वो बोलती है आई एम टाइप 1 डायबिटिक, और मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज में क्या डाइट लेना चाहिए। खुद का वजन बढ़ा हुआ है, मतलब वो क्या कर रही है, इतना हैवी इंजेक्शन ले रही है इंसुलिन का, पर ब्लड शुगर को कंट्रोल में अपने रखे हुए है, और उसके बॉडी में धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। तो क्या टाइप 1 डायबिटीज का मरीज टाइप 2 डायबिटीज के जैसा बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज का मरीज अगर लंबे समय में टाइप 2 डायबिटिक रहता है तो टाइप 1 जैसा भी बिहेव करने लगता है। तो आपने देखा होगा टाइप 2 डायबिटीज का मरीज 10, 15, 20 साल के बाद में इंसुलिन के इंजेक्शन पर पहुंच जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज का मरीज भी टाइप 2 जैसा बिहेव कर सकता है, पर इसमें उसको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, इसमें उसको फिर और इंसुलिन के डोज बढ़ाने पड़ते हैं। ऐसी ही स्थिति मैंने एक महिला के साथ में देखी जिसका कंसल्टेशन कनाडा से हुआ। उसका वजन करीब 75-80 kg, ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर, क्यों? टाइप 1 डायबिटिक होते हुए। तो उन चीजों की चर्चा करेंगे जिससे टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों की लाइफ इजी हो सके। उसके बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को, उसके बाद में हाउ टू रिजॉल्व कॉम्प्लिकेशंस इन टाइप 1 डायबिटीज बाय डाइट। तो इन सभी एस्पेक्ट पे अगले पार्ट के अंदर जो टाइप 1 डायबिटीज का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। और यदि आपको भी टाइप 1 डायबिटीज है या आपके किसी मित्र को है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और यदि आपको किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो डाइटरी या दूसरा प्रकार का हो, तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही हम इन टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए भी डाइट का एक अलग से प्रोग्राम डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।